नमस्कार। कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन अध्याय 5 भाग 1। आज हम सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 5 में न्यायपालिका के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। न्यायपालिका, जिसको हमारे देश की व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 प्रकार के अंग हैं देश के, उनमें से न्यायपालिका एक अपने आप में स्वतंत्र अंग है। देश को न्यायपालिका की बहुत आवश्यकता है। न्यायालय नहीं होता तो आज हमारा देश विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों से गुजरता है। इसलिए न्यायालय की भारत में व्यवस्था की गई। भारत में सर्वोच्च न्यायालय हमारा दिल्ली के अंदर है और विभिन्न प्रकार के उच्च स्तर के न्यायालय देश के विभिन्न राज्यों के अंतर्गत हैं। आज हम इस अदालत भी कह सकते हैं न्यायालय को। हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब यह है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार के अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती हैं। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती हैं क्योंकि यह स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके आसपास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस पाठ के अंदर हम पढ़ेंगे न्यायपालिका क्या है, न्यायपालिका की क्या भूमिकाएं और न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है। न्यायपालिका किसे कहते हैं और न्यायपालिका का वास्तविक अर्थ क्या है? न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती हैं एवं कानून के अनुसार न चलने वाले को दंडित करती हैं। न्यायपालिका हमारी सरकार और उसकी महत्वपूर्ण भूमिका का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कोर्ट, जिसे कानून का न्यायालय भी कहा जाता है, एक व्यक्ति या नागरिक आपराधिक संघी या सैन्य मामलों में विवादों को सुनने और सुलझाने के लिए न्यायपालिका निर्णय लेती है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका का सर्वोच्च अधिकार है। भारत में न्यायालय कई मुद्दों पर निर्णय लेने और खर्च करने के लिए उत्तरदायी हैं। एक संकाय को विद्वानों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह सब न्यायपालिका के अंतर्गत आता है। तो अब प्रश्न उठता है, हमारे देश में न्यायपालिका की क्या भूमिका है? न्यायपालिका के पास संविधान का उल्लंघन करने वाली मिसाल को खत्म करने के भी शक्ति है। ऐसे मामलों में न्यायपालिका एक सलाहकार निकाय के रूप में कार्य करती हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा संविधान और भूमि के कानून द्वारा भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार न्यायपालिका के संरक्षण में हैं। अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसले सुनाती हैं। वह यह तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई नहीं करनी चाहिए। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। यानी न्यायपालिका की इस प्रकार की भूमिका हमारे देश में है। विवादों का निपटारा।
न्यायिक व्यवस्था नागरिकों को, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र व राज्य सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती हैं। यानी न्यायपालिका केंद्र व राज्य या दो राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करती हैं। दूसरी न्यायपालिका की भूमिका न्यायिक समीक्षा के अंदर है। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के पास ही होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वह उस कानून को रद्द कर सकती हैं। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। उल्लंघन किसी कानून को तोड़ने या मौलिक अधिकारों के हनन की क्रिया को उल्लंघन कहा जाता है। न्यायपालिका की तीसरी महत्वपूर्ण भूमिका कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ तो वह सर्वोच्च न्यायालय या उस न्यायालय में जा सकता है और अपने याचिका दायर करके अपने अधिकारों की रक्षा के लिए वह कानून का सहारा ले सकता है। हम उदाहरण के माध्यम से देखेंगे, किसी व्यक्ति के यदि मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो उसको न्यायालय किस प्रकार पुनः उसको जीवित रखने के लिए अधिकार वापस देते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने पूर्व किताबों में हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो एक हाकिम खेती का और किसान था। वह चलती हुई ट्रेन में गिरकर घायल हो गया। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उसकी हालत काफ़ी खराब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया, यानी वह जी सकता है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिमी बंगाल सरकार का आदेश दिया कि वह अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वह प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दे। यहाँ मुआवजा शब्द आया। मुआवजा का अर्थ होता है किसी नुकसान या क्षति की भरपाई के लिए दिए जाने वाले पैसे को मुआवजा कहा जाता है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश में राज्यों में के जो अंदर न्यायालय हैं उसको उच्च न्यायालय कहा जाता है और देश के न्यायालय को उच्चतम न्यायालय कहा जाता है या सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊंचा न्यायालय। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। उसी दिन हमारा देश गणतंत्र बना था और अपने पूर्ववर्ती फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया 1937 से 1950 की भांति न्यायालय भी पहले संसद भवन के भीतर चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में हुआ करता था। इससे 1958 में इस इमारत में स्थानांतरित किया गया। स्वतंत्र न्यायपालिका सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र हैं, इसलिए स्वतंत्र रखा गया है क्योंकि निर्णय आसानी से लिए जा सकते हैं, किसी के दबाव में नहीं। तो हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत देश का न्यायालय स्वतंत्र न्यायपालिका है और क्यों, उदाहरण के माध्यम से भी पढ़ेंगे ताकि हमको आराम से समझ में आ सके। न्यायपालिका की स्वतंत्रता या न्यायिक स्वातंत्र्य से आशय यह है कि न्यायपालिका को सरकार के अन्य अंगों से स्वतंत्र हो। इसका अर्थ है कि न्यायपालिका सरकार के
अन्य अंगों से या किसी अन्य निजी हित समूह से अनुचित तरीके से प्रभावित न हो, यह एक महत्वपूर्ण परिकल्पना है। कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला करा सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखाई देता है, यानी नेता न्यायाधीश को दबा सकता है और जो निर्णय आपको मिलने चाहिए वो नेता के ताकतवर से न्यायाधीश हमारे पक्ष में निर्णय नहीं कर सकता। नेताओं को न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश भी संतुलित रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का यह अभ्यास न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वह हमेशा नेता के पक्ष में फैसला सुनाए। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया, लेकिन भारतीय संविधान ने इस तरह की दखल अंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, यह हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब यह है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं हैं और न ही सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए यह भी महत्वपूर्ण है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्ति हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती हैं। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग रोक सकते हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती हैं, क्योंकि अगर किसी को लगता है उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। बोध प्रश्न, न्यायपालिका किसे कहते हैं? न्यायपालिका उत्तर है, न्यायपालिका संप्रभुता संपन्न राज्य की तरफ से कानून का सही अर्थ निकालती हैं एवं कानून के अनुसार न चलने वालों को दंडित करती हैं। प्रश्न संख्या 2, न्यायालय को किस नाम से जाना जाता है? न्यायालय को अदालत, कोर्ट, न्यायपालिका के नाम से जाना जा सकता है। प्रश्न संख्या 3, न्यायालय की क्या भूमिका होती है? उत्तर, न्यायालय का मुख्य कार्य विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा और कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन करना न्यायालय का मुख्य कार्य है। प्रश्न संख्या 4, अनुच्छेद 21 के तहत कौन सा अधिकार दिया गया? अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का मौलिक अधिकार दिया गया। प्रश्न संख्या 5, जीवन जीने का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। गृह कार्य। प्रश्न संख्या 1, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ पर है? प्रश्न संख्या 2, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? प्रश्न संख्या 3, उल्लंघन करना किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 4, मुआवजा किसे कहते हैं? प्रश्न संख्या 5, न्यायिक समीक्षा किसे कहा जाता है?